नमस्कार, राम राम, खम्मा गणिसा। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान रिबाता के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम जिला दर्शन की सीरीज़ में बात कर रहे थे अजमेर संभाग के ज़िलों की। तो आज हम बात करने वाले हैं अजमेर संभाग के टोंक ज़िले की। तो चलिए शुरू करते हैं टोंक जिला दर्शन। सबसे पहले हम देखते हैं परिवहन विभाग का कोड है टोंक का RJ06। तो RJ06 परिवहन विभाग का कोड हो गया। इसके बाद टोंक के संस्थापक की बात की जाए तो टोंक का संस्थापक है अमीर खां पिंडारगी। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अंग्रेज़ों के द्वारा इस टोंक रियासत की स्थापना की गई थी। तो टोंक रियासत की स्थापना माना जाता है कि स्थापना की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, और अंग्रेज़ों ने बाद में ये रियासत सौंप दी अमीर खां पिंडारी को। तो 1817 में अमीर खां पिंडारी के द्वारा इस संस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। टोंक जो रियासत है राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी टोंक है। और अपने राजस्थान में इसका विलय हो जाता है एकीकरण के दूसरे चरण के दौरान, यानी कि 25 मार्च 1948 को अपने राजस्थान के एकीकरण में शामिल कर ली जाती है। तो 25 मार्च और 1948 को टोंक का विलय हो जाता है अपने राजस्थान में। अब इस टोंक के उपनामों की बात की जाए तो टोंक को नवाबों का शहर कहते हैं। इसके अलावा अदब का गुलशन भी टोंक को कहा जाता है। तो इसका एक उपनाम आपको देखने को मिलेगा, अदब का गुलशन। इसके अलावा राजस्थान का टाटा नगर भी इसको कहते हैं। राजस्थान का क्या है? टाटा नगर। और क्या नाम आता है इसको? राजस्थान का नवाबों का शहर है। तो नवाबों का शहर अपने भारत के संदर्भ में देखिए तो लखनऊ को कहा जाता है, इसलिए इसको राजस्थान का लखनऊ भी कहा जाता है। राजस्थान का लखनऊ भी टोंक कहलाता है। तो ये हो गया इसके उपनाम। प्राचीन नाम नहीं है, ये बिलाड़ी नाम है, पहले वाले ज़िले का लिखा गया है ये। इसके बाद हम बात करें तहसीलों की, तो टोंक ज़िले में कुल 10 तहसीलें आती हैं। टोंक, देवली, दूनी, नगर फोर्ट, निवाई, पीपलू, उनियारा, अलीगढ़, मालपुरा और टोडा रायसिंह। तो ये होगी 10 तहसीलें। और इसमें 7 उपखंड आ जाते हैं जो अपने पास है, टोंक, देवली, निवाई, पीपलू, उनियारा, मालपुरा और टोडा रायसिंह। इसके बाद वन्यजीव शुभंकर की बात करें तो हंस टोंक जिले का वन्यजीव शुभंकर आ जाता है। विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 4 विधानसभा क्षेत्र टोंक जिले में आते हैं। 4 की बात कौन कौन से? टोंक, मालपुरा, निवाई और देवली, उनियारा। अब बात करें स्थलीय सीमा की, तो टोंक जिले की स्थलीय सीमा लगती है अपने सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और बूंदी जिले के साथ। तो ये हो गया सामान्य से परिचय टोंक जिले के बारे में। अब बात करें विस्तार से भौगोलिक परिदृश्य की, तो सबसे पहले हम देखते हैं जलवायु की विशेषता यहाँ पे। तो टोंक जिले में पाई जाती है आर्द्र प्रकार की जलवायु। फिर वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के अनुसार देखें तो कोपेन के अनुसार यहाँ पे पाई जाती है CWG प्रकार की जलवायु। थोरनवेट के अनुसार पाई जाती है DAW प्रकार की जलवायु। और त्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर आप मैप में भी देखना चाहो तो कोपेन के अनुसार यहाँ पे CWG प्रकार की जलवायु हो जाती है। फिर त्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलती है? तो यहाँ पे CAW प्रकार की जलवायु त्रिवार्था के अनुसार मिल जाती है। फिर बात बची थोरनवेट की जलवायु की, तो यहाँ पे DAW प्रकार की जलवायु थोरनवेट के अनुसार है। इसके बाद मृदा का वर्गीकरण यानी मिट्टी के प्रकार देखें हम यहाँ पे, तो अपने टोंक जिले में भूरी मिट्टी, कछारी या जलोढ़ प्रकार की मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। फिर कृषि विभाग का वर्गीकरण किया गया यहाँ पे, इसके अनुसार मिलती है पीली भूरी मिट्टी। और वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे अल्फी सॉइल मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। फिर बात की जाए राजस्थान में टोंक जिले में कृषि परिदृश्य की, तो उड़द दाल है, जो उड़द की दाल आती है, तो उड़द के उत्दलन के क्षेत्र में उड़द का उत्पादन करने में टोंक अपने राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है। फिर टोंक में मंडी है, मिर्च मंडी। तो टोंक में मिर्च मंडी स्थित है और एक उड़द के उत्पादन में टोंक राजस्थान में अपना प्रथम स्थान रखता है। अब इसके बाद हम बात करें टोंक में बहने वाली नदियों की, तो बनास, खारी, डाई, बांडी और मानसी नदियों का भाव क्षेत्र आपको टोंक जिले में देखने को मिलेगा। अब बात करें राजमहल में, राजमहल कहाँ पे? देवली टोंक में। बनास, खारी और डाई तीनों नदियों का संगम होता है। और देवधाम जोधपुरिया टोंक में बनास, मांडी और बांसी इन नदियों का संगम होता है। तो 2 त्रिवेणी संगम आपको देखने को मिलेंगे, एक तो राजमहल में और एक देवधाम में। इसके बाद बांध परियोजनाओं की बात की जाए तो टोरडी सागर बांध है यहाँ पे टोंक जिले में, टोरडी गाँव में स्थित है ये बांध। और इसका निर्माण 1887 ईस्वी में करवाया गया था। और बांध की विशेषता ये है कि इसके सभी दरवाजे खोल देने के बाद इस बांध में एक बूंद भी पानी नहीं रुकता। तो ये टोरडी सागर बांध है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बनने की संभावना भी आगे। फिर एक उनियारा बांध है टोंक जिले में, और एक उनियारा सभ्यता स्थल भी है टोंक में। तो उनियारा बांध भी कहाँ पे है? टोंक में। फिर बात करते हैं बिसलपुर बांध की, तो टोडा रायसिंह नगर टोंक में स्थित है ये। और 1987 में बनास नदी पर बनाया गया ये बांध। पर्यटन के क्षेत्र से इस बांध को मिनी गोवा के रूप में विकसित किया गया है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिनी गोवा के रूप में कौन से बांध को विकसित किया गया है? तो बिसलपुर बांध टोडा रायसेन टोंक के। और यह बांध रंगीन मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। इस बांध में पानी में आपको रंगीन मछलियाँ देखने को मिलेगी। इस बांध पर राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना संचालित की जा रही है और पानी की आवक क्षमता बढ़ाने हेतु ब्राह्मणी बनास परियोजना भी तैयार की गई है। फिर लसाड़िया बांध कौन से जिले में है? केकड़ी जिले में। अब वन्य जीव क्षेत्र की बात की जाए तो रानीपुरा अखेड़ निश्चित क्षेत्र टोंक जिले में है और एक बिसलपुर कंजर्वेशन यानी संरक्षित क्षेत्र है, बिसलपुर संरक्षित क्षेत्र भी टोंक जिले में स्थित है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टोंक में उद्योग क्षेत्र की। तो टोंक अपने ऊन उद्योग जो टोंक का प्रमुख उद्योग माना जाता है। इसके अलावा बीड़ी उद्योग, नमदे व दरियों के लिए भी टोंक प्रसिद्ध है। ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अबिकानगर टोंक में। और केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र वो भी कहाँ पे है? अबिकानगर टोंक में 1962 में स्थापित किया गया। तो ऊन और भेड़ अनुसंधान केंद्र और ऊन का प्रमुख उद्योग केंद्र कहाँ पे है? टोंक में। फिर ऊर्जा संसाधन में देवली में बायोमास ऊर्जा संसाधन संयंत्र स्थापित किया गया है। और खनिज की बात की जाए तो बेरिलियम, अभ्रक, तांबड़ा ये सब के भंडार टोंक जिले में आपको देखने को मिलेंगे। अभ्रक की बात की जाए तो टोंक जिले के बरला, मानखंड, शंकरवाड़ा, बारचोला, मिराऊ, बारेली, पादरी इन सब में अभ्रक के प्रमुख खाने हैं। और राजस्थान में अभ्रक के सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। इसलिए भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। और तांबड़ा या गार्नेट या इसको रक्तमणि भी कहते हैं या फिर इसको फिरोजा पत्थर भी कहते हैं। तो राजस्थान में तांबड़ा के सर्वाधिक उद्योग सर्वाधिक जो भंडार हैं वो टोंक जिले में स्थित है। और राजस्थान में सर्वाधिक तांबड़ा जेम किस्म का निकाला जाता है। तांबड़ा की एक किस्म है जेम किस्म, GEM जेम किस्म का तांबड़ा निकाला जाता है राजस्थान में। और राजमहल, जनकपुरा व कुशलपुर टोंक जिले में तांबड़े के प्रमुख ये खाने हैं। तो खाने कौन कौन सी होगी? राजमहल होगी एक, जनकपुरा होगी और एक कुशलपुर। फिर आगे हम बात करते हैं कला संस्कृति और ऐतिहासिक परिदृश्य की। तो सबसे पहले डिग्गीपुरी का राजा नृत्य के लोक नृत्य किया जाता है। टोंक जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये। और डिग्गीपुरी का मेले का भी आयोजन होता है। तो डिग्गीपुरी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मालपुरा टोंक में। और ये होता है अपने तारकेश्वर मंदिर है, ये मेले की जो पदयात्रा है ना ये शुरू होती है जयपुर से और तारकेश्वर मंदिर है यहाँ पे अजमेर में, टोंक में। तो यहाँ पे ये मेले का आयोजन किया जाता है और जयपुर से इसकी पदयात्रा शुरू होती है। तो ये डिग्गीपुरी का राजा नृत्य और डिग्गीपुरी का मेला टोंक के मालपुरा में। फिर इसके बाद हम बात करें श्री देवनारायण जी का मंदिर, देवधाम जोधपुर, ये टोंक में स्थित है ये। और प्रतिवर्ष मेला लगता है यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। और इनका मूल देवरा कहाँ पे? भीलवाड़ा में। फिर संत धन्ना जी की बात करें तो इनका जन्म 1415 में धुवन गांव टोंक में हुआ था। मुख्य मेला धुवन गांव टोंक में ही लगता है। और सर्वाधिक अनुयायी कहाँ से आते हैं? यहाँ पे पंजाब से सर्वाधिक अनुयायी आते हैं। संत धन्ना जी के सर्वाधिक अनुयायी पंजाब से आते हैं। धन्ना जी द्वारा रचित पदों को धन्ना जी की आरती कहा जाता है। और धन्ना जी राजस्थान को छोड़कर बनारस चले गए थे और रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्ना जी माने जाते हैं। तो भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में किसको माना जाता है? संत धन्ना जी को। धन्ना जी का स्मारक कहाँ पे बना हुआ है? जोबनेर जयपुर में। और संत धन्ना जी कौन सी भक्ति के उपासक थे? तो ये निर्गुण भक्ति के उपासक माने जाते हैं। तो ये हो गए अपने संत धन्ना जी। इसके बाद हम बात करते हैं अमीरगढ़ या असीरगढ़ दुर्ग की। तो ये दुर्ग स्थित है टोंक में। इस दुर्ग का निर्माण ब्राह्मण भोला ने शुरू करवाया था और नवाब अमीर खां पिंडारी है इन्होंने पूरा करवाया। इसके समीप 24 प्रतिमाओं के जैन तीर्थंकर हुए 24, उनकी 24 प्रतिमाएँ विद्यमान हैं। और इस दुर्ग को दक्षिण की चाबी और भूमगढ़ के उपनाम से जाना जाता है। तो असीरगढ़ या अमीरगढ़ के दुर्ग को दक्षिण की चाबी भी कहा जाता है और इसको भूमगढ़ के उपनाम से भी जाना जाता है। फिर चौबुर्जा दुर्ग है। ये दुर्ग पचेवर टोंक में स्थित है और उबड़ खाबड़ भूमि में ये दुर्ग स्थित है। विशेषता इसकी ये है कि सेना के द्वारा चलाए गए तोप के गोले या तो किले के ऊपर से निकल जाते थे या इसकी दीवार में धंस जाते थे। तो ये इस दुर्ग की क्या है? विशेषता। और इसको पचेवर दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता था। इसमें एक पाडा चक्की बनी हुई है और इसको काकोड़ दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है। एक इसका उपनाम क्या मिलता है आपको? काकोड़ दुर्ग। तो ये हो गया चौबुर्जा दुर्ग या काकोड़ दुर्ग या फिर पचेवर दुर्ग। इसके बाद सुनहरी कोठी स्थित है कहाँ पे? टोंक में, टोंक के जरगिनार में। इस हवेली का जो प्राचीन नाम है जरगिनार था वो टोंक जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे राजमहल, मुबारक महल और शीश महल भी टोंक जिले में स्थित है। टोंक में स्थित मुबारक महल में प्राचीन समय में ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि कौन सी जगह पे ऊँट की कुर्बानी के लिए जानी जाती है। तो ये मुबारक महल है टोंक का। फिर यहाँ पे कल्याण जी के मेले का आयोजन होता है डिग्गी मालपुरा टोंक में। और कल्याण जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था राजा दिगो संग्राम सिंह के शासनकाल में, इन्होंने ये निर्माण करवाया था। फिर टोंक में प्रमुख छतरियाँ, बावड़ियाँ और कुछ महल आते हैं। इनकी बात करें तो रसिया की छतरी है टोंक में, एक दरिया शाह की बावड़ी है, एक ख्वाजा बावड़ी है, ख्वाजा बावड़ी टोंक में।
हाड़ी रानी की बावड़ी भी कहाँ पे है? टोंक में। संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा रहस्य नगर टोंक में। सरडा रानी की बावड़ी कहाँ पे है? टोडा रहस्य नगर टोंक में। फिर एक बुद्ध सागर और सतलुज सरोवर भी है कहाँ पे? टोडा रहस्य टोंक में। नमदे के लिए भी टोंक जिला जाना जाता है। टोंक में खूबसूरत नमदे बनाए जाते हैं, तो इसके लिए भी टोंक क्षेत्र जाना जाता है। और बावड़ियों की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक भूपति की बावड़ी भी है टोंक में। एक कौन सी बावड़ी है? भूपति की बावड़ी। और हाड़ी रानी की बावड़ी की तस्वीर आप देख सकते हो, ये हाड़ी रानी की बावड़ी है। और टोंक ज़िले में चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो चमड़े का भी कार्य किया जाता है टोंक में। इसके अलावा चार बैंत लोक नाट्य का आता है टोंक ज़िले में। तो इस लोक नाट्य को टोंक के नवाब फैजुद्दौला खां के नाम पर अब्दुल करीम खां निहंग और खलीफा करीम खां निहंग ने प्रारंभ किया था। और ये पठानी मूल का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। चार बैंत लोक नाट्य 4 श्रेणियों में विभक्त है। इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है? एक तो भक्ति, एक श्रृंगार, एक रकीब खानी और एक गम्माज। ये 4 श्रेणियाँ इस लोक नाट्य की। और इसका मुख्य वाद्य यंत्र है ढपली। तो आप इनके ये कलाकार इनके हाथों में भी देख सकते हो, ढपली लिए हुए ये लोक नाट्य कर रहे हैं। फिर उनियारा चित्रशैली। उनियारा चित्रशैली कहाँ की है? टोंक की। इस शैली में कवि केशव की कवि प्रिया पर आधारित चित्र 12 मासा और अनेक धार्मिक चित्र बनाए गए हैं। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो धीमा, मीरबख्श, काशी, भीम और राम लखन इस शैली के प्रमुख चित्रकार हुए हैं। और ये 12 मासा का काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? तो ये उनियारा चित्रशैली से है। फिर मांडकला है टोंक की। ये मांडकला टोंक का ये कस्बा है और ये कस्बा मांडव ऋषि की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरता है और इसे राजस्थान का मिनी पुष्कर कहा जाता है। तो राजस्थान का मिनी पुष्कर, ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मांडकला टोंक को कहा जाता है। फिर गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर आता है यहाँ पे। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के शासक सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया। और दड़ा महोत्सव भी टोंक जिले का प्रसिद्ध है। तो टोंक का दड़ा महोत्सव भी प्रसिद्ध है। और गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? तो जयसिंह द्वितीय के द्वारा। इसके अलावा टोंक में एक जामा मस्जिद भी है, जामा मस्जिद। और इस जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, प्रारंभ तो करवाया गया था अमीर खां पिंडारी के द्वारा। अमीर खां पिंडारी द्वारा प्रारंभ करवाया गया और पूर्ण करवाया गया वजीरुद्दौला के द्वारा। किसके द्वारा? वजीरुद्दौला के द्वारा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बच जाते हैं, इनकी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाथीबाटा। हाथीबाटा कहाँ पे स्थित है? टोंक जिले के गुमानपुरा गांव में ये हाथीबाटा स्थित है। इसके बाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक जिले में इसकी स्थापना की गई थी 4 दिसंबर 1978 को। और इसे साहित्य की जो सेवा करने वाले हैं उनका तीर्थ स्थल के उपनाम से जाना जाता है। फिर वनस्थली विद्यापीठ, इसकी स्थापना निवाई टोंक में की गई थी। 1935 में हीरालाल शास्त्री ने सर्वप्रथम इसकी स्थापना की थी शांताबाई कुटीर के नाम से। और फिर 1943 में शांताबाई कुटीर को वनस्थली विद्यापीठ का नाम दे दिया गया था। और यह विश्वविद्यालय पूर्णतः महिला शिक्षा को समर्पित है। इसके बाद रेड सभ्यता स्थल स्थित है टोंक में। और ये सभ्यता स्थल है लोहयुगीन सभ्यता का। इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था 1938 में KN पुरी के द्वारा, यानी कि केदारनाथ पुरी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। और इस सभ्यता स्थल से हमें प्राप्त हुए इंडो सेसेनियम सिक्के। तो इंडो सेसेनियम युग के सिक्के यहाँ से हमें प्राप्त हुए। फिर टोंक जिला प्रसिद्ध है बीड़ी उद्योग के लिए। और ये बात हमने पहले कर ली थी कि एकीकरण से पूर्व ये एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार एक्ट घोषित करने वाली भी रियासत कौन सी है? टोंक रियासत। 1901 में यहाँ पे शिकार एक्ट लाया गया था। फिर टोंक जिला मीठे खरबूजों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो मीठे खरबूजों का उत्पादन भी टोंक में किया जाता है। और सर्वप्रथम 1952 में टोंक में राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई। तो राजकीय बस सेवा प्रारंभ करने वाला जिला भी कौन सा है? टोंक। राजस्थान में सबसे पहले 1952 में टोंक से राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा और क्या बातें रह जाती है टोंक से? तो अपने वर्तमान में जो इंदिरा रसोई योजना चल रही है, इसका नाम क्या कर दिया गया? परिवर्तित करके अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया वर्तमान में। तो इंदिरा रसोई योजना की ग्रामीण रसोई योजना की शुरुआत की गई थी ये अपने टोंक से 10 सितंबर 2023 को। इंदिरा रसोई योजना, जिसको वर्तमान में हम जानते हैं अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से, अन्नपूर्णा रसोई योजना। और ये ग्रामीण योजना शुरू की गई थी टोंक से। टोंक में भी कौन सी जगह से की गई? तो निवाई टोंक से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व में हम बात करें तो दामोदर दास व्यास का संबंध आता है। दामोदर दास व्यास का संबंध कहाँ से आता है? टोंक से। कपूर चंद कुलिस का नाम आपने सुना होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। कपूर चंद कुलिस, इनका संबंध भी टोंक से आता है। और सचिन पायलट का नाम भी आपने सुना होगा। सचिन पायलट,
इनका विधानसभा क्षेत्र भी कौन सा है? टोंक का क्षेत्र। इसके अलावा एक निशानेबाज है अनंतजीत नरूका। अनंतजीत नरूका खेल से संबंधित है। कौन से खेल से? निशानेबाजी से। तो इनका संबंध भी कहाँ से आता है? टोंक से। एक क्रिकेटर हैं खलील अहमद। खलील अहमद, इनका संबंध भी कहाँ से? टोंक से। और ये कौन से खेल से हैं? क्रिकेट से। इसके अलावा चार बैंत शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। टोंक की चार बैंत शैली प्रसिद्ध है। और बिसल देव महादेव का मंदिर भी टोंक में। बिसल देव महादेव मंदिर कहाँ पे है? टोंक में। और क्या फैक्ट रह जाते हैं टोंक से? तो एक संत पीपा जी की गुफा भी है यहाँ पे। तो ये सारे फैक्ट टोंक के बारे में हमने चर्चा कर ली है, जिसमें हमने बात की कि टोंक का मालपुरा क्षेत्र है, वहाँ पे भेड़ अनुसंधान केंद्र है, बकरी अनुसंधान और ऊन अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पे है। फिर टोडा राय सिंह नगर की बात करें तो यहाँ पे टोडा राय सिंह बांध है, बिशलपुर बांध भी है यहाँ पे, और टोडा राय सिंह में संत पीपा जी की गुफा भी है। फिर देवली जो छावनी है 1857 की क्रांति के समय टोंक से संबंधित देवली छावनी। फिर हमने बात की उनियारा की, तो उनियारा को नवाबों की नगरी कहा जाता है, बीड़ी दो के लिए उनियारा प्रसिद्ध है, और अरबी फारसी शोध संस्थान भी उनियारा में है। फिर टोंक के उनियारा में सुनहरी कोठी स्थित है, और एक अपने मुबारक महल भी उनियारा में है। और इसके बाद निवाई की बात की तो निवाई नाथ संप्रदाय से संबंधित क्षेत्र है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने टोंक के बारे में बात की। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए जिले के साथ, तब तक के लिए जय राजस्थान।